A very warm welcome to all my dear students on my channel, my physics class by सौरभ सर। बच्चों, हमारी क्रैश कोर्स की सीरीज चल रही है। इस क्रैश कोर्स की सीरीज में अभी तक हमने लेक्चर नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया, डे 8 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी क्रैश कोर्स की सीरीज का डे 9 है, ठीक है। तो आज बात करेंगे नए टॉपिक की। क्या टॉपिक रहेगा? अभी तक कई सारे टॉपिक सीख चुके जेईई मेंस और नीट के रिगार्ड में। आगे अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो देखो बेटा, क्या है, क्रैश कोर्स 2020 जेईई मेंस नीट के लिए चल रहा है। डे 9 है और 15th ऑफ मई है। क्रैश कोर्स 7 मई से स्टार्ट हुआ था, 7 मई से स्टार्ट हुआ था। देखते हैं आज का क्या टॉपिक है बेटे। आज का जो टॉपिक है वो है सर्कुलर मोशन। ध्यान से समझिएगा, आज का टॉपिक क्या है? सर्कुलर मोशन। इस चीज को देखो, सर्कुलर मोशन क्या होता है। आज का जो टॉपिक है मेरे बेटे वो है सर्कुलर मोशन। तो सुनो ध्यान से, क्या होता है, जब भी कोई पार्टिकल सर्कल की सर्कमफ्रेंस के अलोंग मूव करता है तो ऐसे उसके द्वारा किए गए मोशन को बोलते हैं सर्कुलर मोशन। ये बात बहुत बेसिक है, आप जानते हैं बेटा। क्या बोला गया कि जब भी कोई पार्टिकल क्या करेगा, मान लो ये कोई पार्टिकल है, इस तरह से ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। यानी जब भी कोई पार्टिकल सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर मूव करता है तो उसके द्वारा किए गए मोशन को क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो सर, अगर ये सर्कुलर मोशन है तो कुछ ना कुछ इसकी काइनेमेटिक्स भी होगी। बिल्कुल है बेटे, इसकी भी काइनेमेटिक्स भी और डायनेमिक्स भी है। इस सर्कुलर मोशन में हमें दो बातें सीखनी है। पहली बात, जो इसी सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स है, जैसे हमने 1D काइनेमेटिक्स में सीखा था, उसी फिर उसके बाद डायनेमिक्स क्या है। तो काइनेमेटिक्स में क्या होगा कि मोशन कैसे देखते हैं, उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे फिट करते हैं, कितने टाइप का मोशन होगा। और डायनेमिक्स में क्या होगा? एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, फोर्स लगा के क्या एप्लीकेशन है, फोर्स कैसे लगाया जाता है, उसका आउटकम क्या होगा, ये बातें की जाएंगी। तो पहले सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स पे बात करेंगे, ठीक है। उससे पहले चर्चा ये कर लें, हमने आपको काइनेमेटिक्स 1 में और काइनेमेटिक्स 2 में एक बात ही बोली थी, किसी भी वैरायटी का मोशन 3 टाइप का हो सकता है। पहला, जिसमें स्पीड कांस्टेंट हो, ठीक है। दूसरा, जिसमें स्पीड कांस्टेंट ना हो। अब स्पीड कांस्टेंट अगर है तो क्लियर एक्सेलरेशन 0 है। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, आपको अब याद हो चुका होगा। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। फॉर्मूला लगा के सारे क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करेंगे। इवन तो सर्कुलर मोशन में भी अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चलेगा तो उसमें भी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से ही क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। ये पहला कॉन्सेप्ट जो आपके माइंड में बिल्ड हो जाना चाहिए। दूसरा, अगर मान के चलो स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो या तो बढ़ रही होगी या तो कम हो रही होगी। हमने मान के चलो स्पीड बढ़ रही है, ठीक है। अब अगर स्पीड बढ़ रही है तो स्पीड बढ़ते समय भी दो केस भाई मेरे पास हो सकते हैं। एक्सेलरेशन आएगा तो एक्सेलरेशन या तो कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, कांस्टेंट नहीं होगा तो फिर इंटीग्रेशन टेक्निक में हमें जाना पड़ेगा। तो ये वही बात है जैसे काइनेमेटिक्स 1 में थी। तो आगे बात करते हैं सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स की। और उससे पहले एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि सर्कुलर मोशन कितने टाइप का होगा। तो बेसिकली 2 टाइप का सर्कुलर मोशन होगा। एक जैसे बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दूसरा जैसे बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जनरली ये बात देखी गई है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हॉरिजॉन्टल प्लेन में पाया जाता है। जैसे आपके स्कूल में वो छोटे छोटे झूले लगे रहते हैं, जैसे आप टिफिन खाते समय उस पर गोल गोल घूमते हो। एक जो नॉन यूनिफॉर्म जो सर्कुलर मोशन है दूसरा वाला, वो आपको वर्टिकल प्लेन में जनरली पाया जाता है, ठीक है। जैसे आप कभी अगर फेयर में गए हो, कभी मेले में गए हो, मेले में तमाशे देखे हो, मेले में झूले देखे हो, तो जो वर्टिकल वाला जो लंबा झूला होता है, ठीक है, तो वो आपका वर्टिकल प्लेन में हो गया सर्कुलर मोशन। तो जनरली वर्टिकल प्लेन का सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या? यूनिफॉर्म मतलब ड्रेस में होगा क्या? ना बेटा, यूनिफॉर्म मतलब जिसमें स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट होगा। स्पीड में भी क्या कांस्टेंट? यानी स्पीड मतलब अगर मैं बोल रहा हूं चैप्टर में तो आप मैग्नीट्यूड मान के चलिएगा, क्योंकि अगर इस वेलोसिटी देखें मेरे बेटे तो वेलोसिटी बेसिकली 2 चीजों से मिलकर बनी है। एक तो उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड प्लस और एक उसकी डायरेक्शन। एक उसकी क्या? डायरेक्शन। तो इस चैप्टर में दोनों बातें एक साथ यूज की जाएंगी। जैसे हम अगर बात स्पीड की कर रहे हैं तो बेटे इस बात को बोल रहे होंगे, ठीक है। डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो इस चीज की बात कर रहे होंगे। तो इसके बेसिस में 2 टाइप का सर्कुलर मोशन बोला गया। ऐसा सर्कुलर मोशन जिसमें मात्र मैग्नीट्यूड आपका जो है फिक्स है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे और डायरेक्शन बदलती रहे। सर्कुलर मोशन शब्द का मीनिंग है डायरेक्शन तो बदलती ही रहे। तो एक चीज समझना, स्पीड कांस्टेंट हो और एक स्पीड कांस्टेंट ना हो, इसके बेसिस पे डिफाइन करते हैं आपका यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो ऐसा सर्कुलर मोशन जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यानी स्पीड कांस्टेंट हो तो उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और दूसरा जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यानी स्पीड भी वेरिएबल हो तो उसे क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। डायरेक्शन की अगर बात करें तो दोनों केस में बदलेगी। क्यों? तो बेसिकली एक चीज हमें समझ में आनी चाहिए, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, कि फोर्स क्या काम कर सकता है। जो फोर्स है वो क्या क्या काम करता है। तो फोर्स अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं तो देखना इसमें फोर्स क्या कर सकता है। जैसे मान के चलो
कि कोई पार्टिकल के फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया और पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगी, इधर वेलोसिटी पार्टिकल की थी, इधर तुमने फोर्स और लगा दिया तो वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। मान के चलो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था या पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा था, तुमने फोर्स इस डायरेक्शन में लगा दिया तो जो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, यानी इसमें एक्सेलरेशन आएगा। ठीक, अब एक चीज समझे, लेकिन मान के चलो पार्टिकल की वेलोसिटी अगर इधर हो और फोर्स अगर मैं उस पर क्या लगा दूं, इस डायरेक्शन में लगा दूं, कहने का मतलब क्या हुआ, जब भी फोर्स कभी आप पार्टिकल की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाते हैं तो ये फोर्स क्या करता है, तो ये फोर्स क्या करता है बेटे, उसके डायरेक्शन को चेंज कर देगा। बेसिकली क्या कर देगा, पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन को चेंज कर देगा। तो जब डायरेक्शन को चेंज कर देगा, पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन को जब चेंज कर देगा तो कौन सा मोशन आएगा, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन की खास बात एक हमें समझ में आनी चाहिए, ध्यान से देखना। जैसे मान के चलो, समझ लें इस बात को कि सर्कुलर मोशन की खास बात एक समझ में क्या आनी चाहिए मेरे को, अगर ये सर्कुलर मोशन है, ये उसका सेंटर है, तो एक सेंटर की तरफ हमेशा एक फोर्स लगेगा। अगर फोर्स नहीं लगेगा तो सर्कुलर मोशन नहीं कह सकते, क्या कहेंगे, आई डोंट नो, लेकिन सर्कुलर मोशन नहीं होगा वो। ठीक है, पार्टिकल जो है मान के चलो यहाँ सिचुएटेड है कोई पार्टिकल पी, उसकी स्पीड है मेरे पास भी, ठीक है, और सेंटर की तरफ हमेशा गारंटी से फोर्स लगता है और उस फोर्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर यही है कि सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। अभी तक जितने भी चैप्टर करे हमने, सभी चैप्टर में अगर सर्कुलर मोशन की बात आती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स लेना पड़ता है मेरे बेटे। तो मैंने क्या बोला कि जब जब सर्कुलर मोशन की बात करोगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपको पिक्चर में लेना पड़ेगा। तो एक चीज समझे कि अगर सेंटर की तरफ मेरे पास एक फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो कोई ना कोई इसका एक्सेलरेशन भी होगा। तो एक चीज ध्यान रखना, सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन होता है उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या उसको हम रेडियल एक्सेलरेशन के नाम से भी जानते हैं। तो क्या वैल्यू होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की क्या वैल्यू जानते हैं, ये होती है mv²/r। तो रेडियल एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी v²r। अब मैं जानता हूं कि v किसके बराबर होता है, v = ω/r, तो यही मेरे पास क्या हो जाएगा, ω²r। तो सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन है ये मेरे पास ω²r आ जाएगा। ये बात काम की बात है सेंट्रीपिटल फोर्स के रिगार्ड में जो सर्कुलर मोशन में लगेगा। इसके बेसिस पे आगे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें। तो ये पहली बात हो गई। तो मैंने क्या बोला कि ऐसा सर्कुलर मोशन जिसमें पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट हो उसको क्या बोलोगे, तो दोनों चीजें जरा एक बार देख लो। जैसे मान के चलो मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं, एक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक है मेरे बेटे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, एक मेरे पास कैसा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसकी खास बात क्या होगी कि मान के चलो अगर ये सर्कुलर मोशन है, ये इसका सेंटर O है, ये इसका रेडियस R है और ये एक आइटम है, कोई पार्टिकल है जो कि इस पे इस तरह से मूव कर रहा है, मान के चलो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसकी स्पीड इस पॉइंट पे भी, मान के चलो इस पॉइंट पे आपने देखा तो इसकी स्पीड इस पॉइंट पे भी, आपने इस पॉइंट पे देखा इस पॉइंट पे इसकी स्पीड भी, किस भी पॉइंट पे आपने देखा उसकी स्पीड भी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आप एक चीज देखो, डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होती चली जा रही है पार्टिकल की, लेकिन स्पीड का मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट बना रहे तो ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। एक चीज ध्यान से देखना, जो डायरेक्शन मेरे पास है वो डायरेक्शन मेरे पास रेगुलर चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से एक फोर्स तो आएगा ही, मैं यूं कह दो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से मेरे पास जो एक्सेलरेशन आता है, या और सिंपल लैंग्वेज में ये कह दो कि सर्कुलर मोशन कराने के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स रेडियल की तरफ लगता है और वो रेगुलर डायरेक्शन को चेंज कराएगा। इस वजह से एक रेडियल एक्सेलरेशन तो मेरे पास चाहे कोई भी सर्कुलर मोशन हो आएगा ही आएगा, जो अभी बोर्ड पे देखा। दूसरा क्या होगा, इसकी सारी पिक्चर अभी समझ लेते हैं। दूसरा मोशन क्या होगा, जैसे मान के चलो ये सर्कुलर मोशन है, इस पॉइंट पे मान के चलो इसकी स्पीड मेरे पास v1 होती, ठीक है, इस पॉइंट में मान के चलो इसकी स्पीड जो है ये मेरे पास v2 हो जाता। कहने का मतलब क्या है, अगर हर पॉइंट पे मैं चेक करूं मेरे बेटे, और हर पॉइंट पे अगर मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाए, हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाए, ये v1 v2 v3 आपस में इक्वल ना हो, तो इसे बोलते हैं पहली बात तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब जैसे ही आपने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वर्ड सुना, जैसे क्या पिक्चर क्लियर होनी चाहिए माइंड में, बिल्कुल बेसिक। तो सुनना, अगर स्पीड यहाँ कॉन्स्टेंट है, टेंजेंशियल डायरेक्शन, इसी को टेंजेंशियल डायरेक्शन बोलते हैं, अगर स्पीड टेंजेंशियल डायरेक्शन में कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना होगा, 0।
क्यों जीरो? अरे आप जानते हो यार, कांस्टेंट चीज का डिफरेंशिएशन कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, डीवी अपॉन डी टी कितना आ जाएगा मेरे बेटे, जीरो। तो पहली चीज तो मेरे को पिक्चर ही यहाँ से दूसरी क्लियर हो गई कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, जीरो। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्यों जीरो है, क्योंकि टेंजेंशियल डायरेक्शन में स्पीड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट था। ये जीरो क्यों नहीं है, अरे भाई इसको जीरो कर देगा तो सर्कुलर मोशन ही नहीं रहेगा, सर्कुलर मोशन विल गेट सीज। बात समझ में? तो सेंट्रीपिटल मेरे पास जो रेडियल एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है वो कितना आता है मेरे बेटे, v स्क्वायर बाय आर, या मैं इसको ओमेगा स्क्वायर आर भी बोल सकता हूँ। कितनी बात क्लियर है? एक चीज समझना, यहाँ कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मेरे को एक बात ही समझ में आ गई कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है जीरो और रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है, v स्क्वायर बाय आर या ओमेगा स्क्वायर आर होती है। अब मैं आपसे नेट एक्सेलरेशन पूछूं तो ध्यान से समझो, अगर मैं आपसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नेट एक्सेलरेशन पूछूं तो एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये एक्सेलरेशन सिर्फ यही पिक्चर में है, यहाँ तो कुछ है नहीं। तो नेट एक्सेलरेशन जो क्या रेडियल एक्सेलरेशन की बराबर होगा, नेट एक्सेलरेशन रेडियल एक्सेलरेशन की बराबर होगा भी क्या नहीं होगा, इसमें कोई डाउट है क्या? आगे बढ़े चलो। अब अगर इस वाले केस में बात कर लें तो मान के चलना, चूंकि यहाँ मेरे पास ये कांस्टेंट नहीं है, तो अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो एक मेरे पास एक्सेलरेशन देखने को मेरे को मिलेगा जो कि नॉन जीरो एक्सेलरेशन होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो एटी की वैल्यू, यानी एटी का मतलब क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, डीवी बाई डी। क्यों आ रही है, क्योंकि स्पीड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है। दूसरा, ये तो अपने पास कहानी फिक्स है कि ये मेरे पास रेडियल एक्सेलरेशन आएगा ही आएगा। अब एक चीज बहुत ध्यान से देखना कि ये जो रेडियल एक्सेलरेशन और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है मेरे बेटे, ये दोनों आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर है, ये आपने देख लिया, मैं उसको समझा रहा हूं। तो देखो, अगर मैंने एक चीज देखी कि ये मेरे पास रेडियल एक्सेलरेशन और ये मेरे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो कुछ समथिंग ऐसा ही होगा। जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो यही होगा। अब जो नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट एटी का स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर। तो आप जानते हो मैग्नीट्यूड की वैल्यू, एटी क्या है, डीवी बाई डी टी। तो एटी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डीवी बाई डी टी का स्क्वायर, और ए आर की जगह क्या लिख सकता हूँ, वी स्क्वायर बाय आर का होल स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ गया मेरे बेटे, नेट एक्सेलरेशन आ गया। आगे बात बढ़ाएं, इतने सेक्शन में कोई डाउट हो तो पूछ भाई, आगे समझ दे। अब जरा बात कर लेते हैं कि हमने जो उसमें एक चीज समझी, आगे देख, हमने जब लीनियर मोशन पढ़ा था तो लीनियर मोशन में क्या बातें पढ़ी थी, तो एक चीज देखना इसमें ध्यान से। जब हमने कौन सा मोशन पढ़ा था मेरे बेटे, हमने पढ़ा था लीनियर मोशन। और अब कौन सा मोशन पढ़ रहे हैं, अब पढ़ रहे हैं मेरे बेटे हम सर्कुलर मोशन। तो इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, ठीक है, टेस्ट है वो सिमिलर है, तरीका भी सिमिलर है, बस नाम का अंतर हो जाएगा, रिश्ता वही, अंदाज नया है। कैसे रिश्ता वही, अंदाज नया? तो देख, हमने इसमें पहली बात क्या थी कि अगर मान के चलो मोशन होता है, मोशन कैसा होता है, मोशन अगर स्पीड कांस्टेंट का होता है तो स्पीड कांस्टेंट में एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो होगा। तो स्पीड की फॉर्मूले को क्या लिखेंगे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, और स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा तो वो क्या आ जाएगा मेरे बेटे, डी इक्वल टू वी टी। ये पहले टाइप का कॉन्सेप्ट है इसमें। अगर मैं यही चीज इसमें देखूंगा तो इसमें v को क्या रिप्लेस कर दूंगा, ओमेगा कांस्टेंट। इसमें जो बोलते हैं लीनियर स्पीड, इसमें क्या बोलते हैं, एंगुलर स्पीड, ओमेगा कांस्टेंट। अगर किसी चीज का ओमेगा कांस्टेंट है तो चूंकि इसमें स्पीड कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो, तो इसका कौन सा जीरो एक्सेलरेशन हो जाएगा, इसे बोलते हैं अल्फा जीरो। अल्फा का मतलब क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। इसमें ए का मतलब क्या होता है, लीनियर एक्सेलरेशन। अल्फा मीनिंग एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। अगर ये जीरो हो जाएगा तो मैं जानता हूं मैं ओमेगा को क्या लिख सकता हूं भाई साहब, ओमेगा को क्या लिख सकता हूं, थीटा बाय टी। अरे मैं बी को क्या लिखता हूं, डी बाई टी। तो जो काम है डी करता है डिस्टेंस, वही काम यहाँ क्या करता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर ये डिस्प्लेसमेंट डी है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा, तो थीटा बाय टी। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई साहब मेरे, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी। ये पहला कॉन्सेप्ट हुआ जिसमें एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहाँ स्पीड कांस्टेंट थी। अगले सेक्शन की तरफ चले तो आगे देखो, तो एक मोशन तो ये डील करते हैं, दूसरा मोशन कैसे देखते हैं भाई, लीनियर मोशन के अंदर दूसरा मोशन कैसे देखते हैं, जिसके मोशन में एक्सेलरेशन कैसा हो, कांस्टेंट हो, स्पीड कांस्टेंट ना हो। अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं तो एक्सेलरेशन आएगा, और वो एक्सेलरेशन कैसा है, अगर कांस्टेंट आए। अगर एक्सेलरेशन मेरे बेटे कांस्टेंट आता है तो आप एक बात भली बात मैं आपको सिखा चुका हूं कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। कौन कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, इसको ध्यान से देख लेना। आपको हालांकि आता ही, लेकिन एक बार देख लेना, इसमें थोड़ी सी बात चेंज करके बताऊंगा। v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड
क्या होती है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तीसरी क्या होती है, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये लगाते हो। अब अगर मेरे पास यहाँ पिक्चर में इस तरह से सर्कुलर मोशन में देखें तो ओमेगा कांस्टेंट नहीं है। अगर ओमेगा कांस्टेंट नहीं हो तो अल्फा आएगा, लेकिन अल्फा जो आ रहा है यानी एंगुलर एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और कैसे लगाऊंगा, तो देखो पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी, मैं v को इसमें बोल दूंगा ओमेगा इक्वल्स टू u इनिशियल स्पीड थी, मैं इसको ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसमें डिस्प्लेसमेंट था, ये हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। तीसरा क्या हो जाएगा, यहाँ v स्क्वायर फाइनल स्पीड था तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये आ गई थी ना इक्वेशन ऑफ मोशन। ये इक्वेशन ऑफ मोशन लीनियर मोशन जिसमें ए कांस्टेंट, ये इक्वेशन सर्कुलर मोशन जिसमें अल्फा कांस्टेंट। आगे बात बढ़ाएं, इतने पोर्शन में कोई डाउट तो पूछ भाई, आगे बढ़े क्या, तो आगे समझ। अब एक चीज समझना, इसमें क्या करना, ये फर्स्ट और जो थर्ड इक्वेशन है इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखना। कॉम्बिनेशन कैसे, मैं v माइनस यू की जगह at लिख सकता हूं, तो क्या करूंगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर पहले कर लाऊंगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ये क्या लिखूंगा v प्लस यू v माइनस यू, v माइनस यू की जगह मैं क्या लिख दूंगा at, और ये क्या बचेगा मेरे पास v प्लस यू, और ये क्या बचेगा 2as। ए से ये समाशम हो जाएगा तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट s की वैल्यू क्या आ जाएगी u प्लस वी अपॉन 2, यू प्लस वी बाई 2 और इंटू टी। ये काम की इक्वेशन है। ये कौन सी इक्वेशन है, काम की इक्वेशन है। आप इसे फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हो। कई बच्चे सोचते हैं सर वो तो nth इक्वेशन ऑफ मोशन होती है यार, लेकिन ये अपने काम की इक्वेशन है। तो जो काम की इक्वेशन है उसको मैंने नोट कर लिया, यानी डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड इनिशियल एंड फाइनल स्पीड। अब अगर मैं इसी इक्वेशन को इस फॉर्मेट में देखूं तो कैसे नोट करूंगा, तो यहाँ एस था तो यहाँ क्या बन जाएगा थीटा इक्वल्स टू यू प्लस वी, यानी मेरे बेटे ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा फाइनल अपॉन 2, और जो टाइम टी है वो टाइम टी बना रहे। इस तरह से इसमें इक्वेशन में देखेंगे। देख भाई इतने पोर्शन में अगर कहीं कोई डाउट लग रही हो तो पूछ ले। आगे बढ़े क्या, ये पोर्शन देख लिया, ये पोर्शन देखा क्या, आगे समझ। अगला लॉजिक समझ इसमें, ये हमारे पास लीनियर मोशन और एंगुलर सर्कुलर मोशन के बीच में हमने कंपैरिजन देखा। अब न्यूमेरिकल पे आएंगे, लेकिन उससे पहले छोटी छोटी सी बातें और कर लेते हैं सर्कुलर मोशन में। जैसे लीनियर मोशन में हम कैसे लिख सकते थे, हम v को क्या लिखते थे, स्पीड को क्या लिखते थे भाई साहब, ये लिखते थे हम dx बाय dt या ds बाय dt। अरे v को क्या लिख सकते थे, ds बाय dt या dx बाय dt। इसमें ओमेगा को कैसे लिखेंगे, तो इसमें क्या लिख देंगे d थीटा बाय dt। ओमेगा को कैसे लिख देंगे d थीटा बाय dt। हमने इसमें एक्सेलरेशन को कैसे लिखते थे लीनियर मोशन में क्या लिखते थे, इसको dv बाय dt लिखते थे। तो इसमें कैसे लिख देंगे, इसमें अगर मैं अल्फा को लिखना चाहूंगा तो अल्फा को क्या लिख दूंगा d ओमेगा बाय dt। अरे रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। दूसरा एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हुआ करती है, ये डिवाइड नहीं है, ये दूसरा फॉर्मेट बता रहा हूं, d स्क्वायर थीटा बाय dt स्क्वायर। इसमें कैसे लिख देंगे d स्क्वायर, एक सेकेंड, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। इसमें क्या कर देंगे डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर। तीसरा एक्सेलरेशन का फॉर्मेट क्या होता था, v इंटू डी वी बाय डी एक्स। यही इंपॉर्टेंट फॉर्मेट होता था मेरे पास, v डी वी बाय डी एक्स। इसमें क्या कर दोगे मेरे बेटे, ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाय, और ये क्या हो जाएगा डी थीटा, ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाय डी थीटा। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मेट मेरे पास जो मेरे को देखना पड़ा। इसमें क्या पिक्चर समझ में आ रही है। अगली बात देखना है, लीनियर और सर्कुलर मोशन में रिलेशन क्या होता है। लीनियर और सर्कुलर मोशन में आपस में रिलेशन क्या होता है, तो उस रिलेशन को देखना, उस रिलेशन को समझने की कोशिश करना। देखो बेटे, हम जानते हैं एक बात कि लीनियर जो पैरामीटर होता है इक्वल्स टू होगा, सुनना, लीनियर पैरामीटर इक्वल्स टू रेडियस इनटू एंगुलर पैरामीटर। लीनियर पैरामीटर इक्वल्स टू रेडियस इनटू एंगुलर पैरामीटर। कैसे, ये v इक्वल्स टू r इंटू एंगुलर पैरामीटर ओमेगा, लीनियर रिलेशन। इसी तरह से अगर मैं रिलेशन देखूं तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, लीनियर एक्सेलरेशन a
इक्वल्स टू आर, और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू आर अल्फा। एक बात का जवाब देना, एक एक्सेलरेशन तो सर्कुलर मोशन फिक्स होता है, जो कि कौन सा होता है, जो कि हमेशा लगेगा चाहे कोई भी सर्कुलर मोशन हो, रेडियल। क्या उसकी वैल्यू मेरे पास आर अल्फा, उसकी वैल्यू कितनी होती है, वी स्क्वायर बाई आर। तो ये कौन सा एक्सेलरेशन है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, एटी इक्वल्स टू आर अल्फा। सर ये क्यों टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, क्योंकि अल्फा पे डिपेंड कर रहा है, अल्फा पे डिपेंड कर रहा है मेरे पास। अब एक बात इसमें बहुत ध्यान से देखें, स्पीड कांस्टेंट होगी तो ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि अल्फा जीरो हो जाएगा। अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी तो मेरे पास इसकी वैल्यू आती रहेगी, एटी इक्वल्स टू आर अल्फा। एक रिलेशन और देखें, तो एक रिलेशन और देख, जैसे लीनियर डिस्टेंस मेरे पास मान के चल एस, आर इंटू, और एंगुलर डिस्टेंस क्या होती है मेरे पास, एंगुलर यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल्स टू आर थीटा। जैसे तुम लोग एंगल इक्वल टू आर बाय रेडियस भी बोलते हो, एंगल इक्वल्स टू आर बाय रेडियस भी बोलते हो। तो ये तीनों रिलेशन हमने देख लिए। ये बात सभी इसको बोलते हैं, जो अभी तक देखा इसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स। तो आइए देखते हैं उसमें न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किए जाते हैं बेटा, तो बहुत ध्यान से समझो। हाँ बेटा, क्वेश्चन देखें ध्यान से। क्वेश्चन में क्या बोला गया, आपसे क्वेश्चन ये दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है मेरे को 3t माइनस टी स्क्वायर। अल्फा की जो वैल्यू दी गई है वो क्या है, 3t माइनस टी स्क्वायर। ओमेगा मेरे को कैलकुलेट करना है। अल्फा यानी एंगुलर एक्सेलरेशन और ओमेगा यानी कि मेरे पास क्या, एंगुलर वेलोसिटी। तो मैं जानता हूं कि थोड़ी देर पहले सीखा, अल्फा को क्या लिख सकता हूं मैं, अल्फा को लिख सकता हूं मैं डी ओमेगा बाई डी टी। तो ओमेगा की वैल्यू मेरे पास अल्फा क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी। अब मेरे को कैलकुलेट करने के लिए उसमें क्या बोला, ओमेगा कैलकुलेट करके बता दीजिए। तो ओमेगा कैलकुलेट अगर मैं करना चाहता हूं तो डी ओमेगा क्या हो जाएगा मेरे बेटे, ये हो जाएगा अल्फा डॉट डी टी। तो अगर मैं टोटल निकालना चाहूंगा तो इंटीग्रेट कर दूंगा, और ये हो जाएगा मेरे पास समथिंग अबाउट जीरो से लेके ओमेगा तक। ये मेरे पास जीरो से ओमेगा और ये मेरे पास जीरो से लेके टी। तो ये कैंसिल आउट होके टोटल ओमेगा इक्वल्स टू अल्फा की वैल्यू क्या है, 3t माइनस टी स्क्वायर। इसको मैं पुट कर दूंगा इसमें, 3t माइनस टी स्क्वायर डॉट डी टी, जीरो से लेके टी तक। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3t स्क्वायर बाई 2 और माइनस ये क्या हो जाएगा, टी क्यूब बाय 3। लिमिट लगा देंगे जीरो से लेके टी, जीरो से टी कितना, कितने सेकंड में बोल रहा है, तो टी की जगह 2 पुट कर देंगे। तो ये आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, तो ये कितना हो जाएगा 2, 20 नहीं है, ये 0 है, ये 2 अलग है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा इसमें से, तो 4, तो 2, 3 2 जा 6 माइनस और 8 बाय 3। तो ये कितना आ जाएगा 18 माइनस 8 यानी कि 10 बाय 3। और चूंकि एंगुलर वेलोसिटी है तो ऐसा यूनिट क्या होगी, रेडियन पर सेकंड। आपसे उम्मीद करता हूं आपको ऐसा यूनिट की मालूम होगी। ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, रेडियन पर सेकंड, और इसकी क्या होगी एंगुलर एक्सेलरेशन की, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इसका आंसर ओमेगा का आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या बोला, इस क्वेश्चन में कोई अगर डाउट हो तो पूछ लेना भाई। अगर अगले क्वेश्चन में देखें तो एक सर्कुलर पाथ का रेडियस मेरे को 6 मीटर दिया हुआ है, और एक पार्टिकल जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है उसकी जो स्पीड है वो इक्वल्स टू 2t है। आपसे रेडियल एक्सेलरेशन बोला, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोला, और ये बोला कि नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरे को बता दो कितने टाइम पे, t इक्वल टू 3 सेकंड पे नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरे को कैलकुलेट करके बताओ। देखो ट्राई करना चाहो तो ट्राई करके देखो भाई क्या करेंगे इसमें। हम अभी थोड़ी देर पहले सीख चुके हैं, रेडियल एक्सेलरेशन तो क्या होता है, ये होता है मेरे पास v स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर, वी दिया हुआ है, ओमेगा दे दो तो ओमेगा पुट कर लेते, तो ओमेगा स्क्वायर आर कर लेते हैं। वी कितना है 2t, तो t की वैल्यू कितने टाइम में निकालना है, तो ये t यहां पुट करेंगे, 3 2 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 इंटू 6 अपॉन 6 का स्क्वायर, और रेडियस कितना है 6। तो ये मेरे को कितना मिल गया, जो रेडियल एक्सेलरेशन है ये मिला 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये रेडियल एक्सेलरेशन मिला। अब मैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालूंगा, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt। तो 2t को जब डिफरेंशिएट करूंगा तो 2 आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है मेरे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर मैं आगे देखूं इसमें तो नेट एक्सेलरेशन t इक्वल टू 3 सेकंड पे क्या होगा, तो मेरे बेटे नेट एक्सेलरेशन क्या होता है, चूंकि रेडियल और टेंजेंशियल कैसे होता है, परपेंडिकुलर, तो अंडर रूट के अंदर ए आर का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर, तो 36, और इसका कितना हो जाएगा 4, यानी ये मेरे पास कितना मिल जाएगा अंडर रूट 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वैल्यू मेरे को मिल जाएगी। क्या पिक्चर समझ में आई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो इस क्वेश्चन में कोई डाउट इन दोनों क्वेश्चनों में तो पूछ लो बेटे, और ध्यान से समझो। हाँ बेटा क्वेश्चन देखो ध्यान से। इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया, क्वेश्चन में ये बोला गया 3 पार्टिकल्स है मेरे पास, एक ए है, एक बी है, एक सी है, तीनों का मास m है, तीनों इस फिक्स पॉइंट O से L डिस्टेंस में सिचुएटेड है, L, ठीक है, इक्वी डिस्टेंट है पॉइंट्स। अब क्या बोला गया कि अगर तीनों को मैं सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा देकर रोटेट कर दूं हॉरिजॉन्टल प्लेन, इस तरह से रोटेट कर दूं, ठीक है, तो इसमें टेंशन कितना होगा, जैसे मान के चलो इस वाली रस्सी में जो टेंशन होगा वो TA अगर हो,
इसमें टीबी हो और इसमें टीसी हो, तो टीए और इस टू टीबी इस टू टीसी का रेशियो बता दो। क्या पूछा मेरे को, जो टेंशन ए होगा इस टू टेंशन टीबी इस टू टेंशन टीसी, इन दोनों तीनों स्ट्रिंग्स के अंदर अगर स्ट्रिंग्स मासलेस हैं तो टेंशन का रेशियो बता दो, तो बहुत इजीली कर पाएंगे। हमने आपको न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में क्या ट्रिक सिखाई थी, जिधर एक्सेलरेशन दिखाई थी उसके अपोजिट में एम लगा दो, वैसे कर लो। ये ऐसे कर लो कि एफ नेट इक्वल्स टू एम होगा, तो पहली चीज क्या होगा मेरे पास कि मैं जानता हूं कि अगर सर्कुलर मोशन करना है तो सेंटर की तरफ क्या होना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स लगना ही चाहिए, लगना चाहिए, तभी हो सकता है। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स जैसे मान चलो यहां से स्टार्ट करते हैं, जब ये रोटेट करेगा तो इसमें टेंशन किस डायरेक्शन में लगेगा, ये लगेगा टेंशन टीसी, अरे टेंशन लेने का नहीं देने का, यही टेंशन प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो टीसी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरे बेटे, टीसी इक्वल्स टू एम। अब चूंकि वी नहीं है ओमेगा, अगर सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमाया तो एम ओमेगा स्क्वायर और एल यहां से लेके यहां तक फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस ही तो रेडियस होता है, तो कितना ये एल 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 यानी कि 3l, ये आ गया टीसी। अब अगर मैं इसके लिए निकालना चाहूं तो देखना इसमें टेंशन लेने का नहीं देने का, टीबी इधर और टीसी लग रहा है इस मेरे पास इधर, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा मेरे पास, टीबी माइनस टीसी इक्वल्स टू टीबी माइनस टीसी, तो मेरे पास रेडियली इनवर्ट लग रहा है, तो यही क्या प्रोवाइड करेगा, टीबी माइनस टी सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना एम ओमेगा स्क्वायर, और यहां से लेके यहां तक का रेडियस क्या है मेरे पास 2l, तो टीबी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बेटे, टीबी आ गया एम ओमेगा स्क्वायर 2l प्लस, और टीसी की वैल्यू कितनी है मेरे पास एम ओमेगा स्क्वायर 3l, तो टोटल टीबी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, टीबी इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर एम ओमेगा स्क्वायर 5l, ये टीबी आ गया। सिमिलरली मैं टीए निकालूंगा तो टेंशन ए लेने का नहीं देने का ऐसे लगेगा, और टेंशन बी किधर लग रहा है डायरेक्शन में, तो नेट जो टेंशन होगा वो नेट टेंशन क्या होगा, टीए माइनस टीबी, और टीए माइनस टीबी रेडियल इनवर्ड है, अरे टीए माइनस टीबी तो रेडियल इनवर्ड है, तो यही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, तो एम ओमेगा स्क्वायर एल, और इससे रेडियस कितना है एल, एम ओमेगा स्क्वायर एल, तो टीए कितना आ गया मेरे बेटे, टी आ गया एम ओमेगा स्क्वायर एल, और बी की वैल्यू कितनी थी एम ओमेगा स्क्वायर 5l, तो ये कितना हो गया एम ओमेगा स्क्वायर 5l प्लस एल, और ये हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर 6l। हमने टीए निकाल दिया, टीबी निकाल दिया, टीसी निकाल दिया। अब आपसे रेशियो पूछा गया था, तो एम ओमेगा स्क्वायर और एल सब में है, तो ये रेशियो क्या आ जाएगा मेरे पास मेरे बेटे ए बी सी का, तो ये आ जाएगा 6:2 और ई 5:2, और ये क्या है मेरे पास 3। अरे आप पूरा रेशियो भी लिखोगे तो एम ओमेगा स्क्वायर इनटू एल कैंसिल आउट हो जाएगा ना स्विंग में से, तो 6:5:3 ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन में। रत्ती भर भी अगर डाउट हो तो पूछ ले बेटा। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो अगला क्वेश्चन। देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना, सुनना पहले क्वेश्चन फिर समझना। कि एक हेमिस्फेरिकल बाउल दिया गया मेरे को, ये कटोरा है जैसे हेमिस्फेरिकल बाउल है, इस हेमिस्फेरिकल बाउल में क्या किया, एम मास का छोटा सा पार्टिकल लिया जो कि इस बेस से कितने हाइट पे सिचुएटेड है, यानी यहां सिचुएटेड है, इसके कांटेक्ट में ये हाइट बेस से कितना सिचुएटेड है 0.2 मीटर ऊंचाई पे ये पार्टिकल यहां सिचुएटेड है, ठीक है, कांटेक्ट में हेमिस्फेरिकल बाउल के सरफेस के। रेडियस इस बाउल का 0.5 मीटर दिया हुआ है, अगर ये 0.2 मीटर है तो ये वैल्यू बची 0.3 मीटर, ठीक है भाई। चलो अगली बात अगर देखें, अब क्वेश्चन क्या बोला कि मैं इस बाउल को कितनी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करूं, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करूं कि इसके रोटेशन के बावजूद ये जो स्मॉल मास का जो पार्टिकल है, जो बीड है, जो पार्टिकल है, ये यहीं सिचुएटेड बना रहा है इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो हमें कैलकुलेट ओमेगा करना है, इक्विलिब्रियम में पार्टिकल यहां जहां है वहीं का वहीं बना रहे और ये रोटेट भी करता है, तो क्या करें। सबसे पहले एक चीज देखें जो हम बेसिक जानते हैं, हम जानते हैं, अगर आपको ट्राई करना है वीडियो पॉज करिए, ट्राई करिए, फिर देखिए इसको। देखो तो इसका एम मास है, तो सबसे पहले हम जो जानते हैं वो लगाते चले जाओ। क्वेश्चन बहुत इजी है, एम जी वेट लग गया। अगर कांटेक्ट है तो टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगाया है मैंने। अब चूंकि टेढ़ी मेढ़ी चीजों को रिजोल्व करते हैं, ये थीटा तो ये मेरे पास थीटा, तो इसको रिजोल्व करेंगे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स को, तो ये और एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स का कंपोनेंट ये आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा मेरे पास मेरे बेटे, ये हो जाएगा एन कॉस थीटा, और ये क्या बन जाएगा मेरे पास एन साइन थीटा। ये नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स की कांटेक्ट बनाना, इक्विलिब्रियम में रखना है। एन साइन थीटा किसको बैलेंस कर लेगा, mg को, यानी जो एन साइन थीटा है इट विल बैलेंस विच कंपोनेंट, इट विल बैलेंस वेट। दूसरा ये एन कॉस थीटा क्या करेगा, जब रोटेशन देना है तो यही स्पीड को सर्कुलर मोशन, इस पार्टिकल को सर्कुलर मोशन यानी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा जिस वजह से रोटेशन बना रहे, ठीक है। तो
अब बात कर लें जो रोटेशन मेरे को ही प्रोवाइड करेगा, वो कितना प्रोवाइड करेगा, तो वो मेरे को जो प्रोवाइड करेगा मेरे बेटे एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर जो प्रोवाइड करेगा वो कितना प्रोवाइड करेगा, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो ये हो जाएगा मेरे पास यानी एन कॉस थीटा। अगर सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन है तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाना है, जिस डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ अपोजिट में हमें ऐसे देख लो एन कॉस थीटा क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आप चाहो तो ऐसे लगा लो एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो एन कॉस थीटा किसकी इक्विवेलेंट हो जाएगा मेरे बेटे, एन कॉस थीटा इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। ये दो इक्वेशन, इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो एम से एम क्षमाशम हो गया, एन से एन हो गया। साइन अपॉन कॉस क्या होता है मेरे बेटे, साइन अपॉन कॉस है मेरे पास टेन थीटा, साइन अपॉन जो कॉस है वो कितना है टेन थीटा, और ये मेरे पास कितना आ गया जी अपॉन और ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अब बात अभी बच्चे गलती कर देते हैं, गलती क्या कर देते हैं तो समझना, टेन थीटा की पहले तो वैल्यू निकाल लें। बच्चे यहाँ भी इतना भी करने के बाद उलझ जाते हैं क्वेश्चन में, कैसे, तो पहली गलती टेन थीटा कैसे, टेन थीटा मेरे पास कैसे है, तो कहेंगे डेटा अननोन है, डेटा अननोन नहीं है, ये 0.3 ये 0.5, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी मेरे बेटे, ये वैल्यू कितनी होगी, ये होगी 0.4, पाइथागोरस इंटरप्रेट, ये 0.3 ये 0.4 ये 0.5 तो ये 0.4, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा इसमें 0.3 बाय 0.4, टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 0.3 बाय 0.4। दूसरा अभी भी दूसरी बात जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर आर, रेडियस कितना लोगे सर, रेडियस तो 0.5 लेंगे ना बेटे, ये रेडियस किसका, हम पार्टिकल इसके लिए बात कर रहे हैं ना, तो रेडियस वो लिया जाएगा जिसमें ये रोटेट कर रहा है, इसका रेडियस कितना है ये 0.4, इसी में तो रोटेट कर रहा है वो, इसलिए मैंने बनाया भी हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे बेटे इसका रेडियस 0.4। इसकी अपेक्षा इसमें इसको आर डैश लिख दूं तो ज्यादा बेटर होगा, ये आर डैश लिख दूं तो ज्यादा बेटर होगा, रेडियस मैंने उसको आर से शो किया हुआ है, तो 0.4 से 0.4 कैंसल आउट हो गया। हम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालें, अब निकाल सकते हैं, कुछ नहीं है तो कैलकुलेशन बची हुई है, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा जी अपॉन 0.3, तो 0.3 यानी 3 और ये 10 ऊपर, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जी की वैल्यू 10 होती है, तो 10 बाय रूट 3 कितना हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। इट इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस क्वेश्चन में कोई डाउट तो पूछ लो। देखो अगला कॉन्सेप्ट, देखो बेटा, हाँ बेटा अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझना। हमने बोला अब मोशन ऑफ ए व्हीकल को देखेंगे दो तरह से, ये बाद में समझेंगे, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ठीक है। जब जिसको बैंकिंग ऑफ रोड आप सुनते हो, बैंकिंग ऑफ रोड बोलते हो, रोड की बैंकिंग का मतलब रोड को बैंक में ले जाकर नहीं बना दिया, बैंकिंग मतलब रोड को आउटर एज से बैंक कर दिया, इंक्लाइंड प्लेन बना दिया आउटर एज से। जब आप हाईवे पे जाते हो तो रोड मुड़ी हुई देखते हो, भाई सर्कुलर टर्न पर रोड मोड़ पे इस तरह से आउटर एज उसके ऊपर उठा दी जाती है, सम हॉरिजॉन्टल से बेस लाइन से कुछ थीटा एंगल पे। तो अगर बैंकिंग करेंगे तब क्या समझेंगे, ठीक है। दूसरा, अगर ये फॉर्मूला याद रहे तो आपको बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे पहले कॉन्सेप्ट हम सीख लेते हैं, क्योंकि ऐसे याद नहीं करना अपने को कि आंख बंद करके याद नहीं, कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। हमने क्या किया, कॉन्सेप्ट ये बोला कि मोशन ऑफ ए व्हीकल एट द सर्कुलर टर्न लेवल रोड। मेरे पास एक रोड हॉरिजॉन्टल रोड है, ठीक है, लेवल रोड मतलब हॉरिजॉन्टल रोड है। हॉरिजॉन्टल रोड पे जब सर्कुलर टर्न कोई व्हीकल लेता है तो एक चीज समझना, इसमें क्योंकि जो पिक्चराइज किया है इसको, ये पिक्चराइज तब किया जब आप इसको ऊपर से खड़े होकर देख रहे हो, रोड ये, इस पर गाड़ी ऐसे चल रही है, हम ऊपर से देख रहे हैं। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझो, थोड़ा फील करने की कोशिश करो। जब रोड पे आप बाइक से जा रहे हो या किसी कार से जा रहे हो, एक्सेट्रा किसी से जा रहे हो, ठीक है, और जब सर्कुलर टर्न पे रोड का भाई बैंक सर्कुलर टर्न आता है जैसी रोड पे, तो क्या करते हो, तो गाड़ी जब टर्न करती है तो कई बार आपने देखा होगा स्किड कर जाती है गाड़ी, स्लिप हो जाती है गाड़ी। वो क्यों, वो कहीं ना कहीं स्पीड को लेके भाई इशू बनता है। तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लें कि हम आपके सर्कुलर टर्न पे गिरे ना, स्किड ना करें, ठीक है, स्लिप ना हो, आउटर में भी स्लिप ना हो, इनर में भी स्लिप ना हो। तो क्या किया जाता है कि सबसे पहले समझो, जब आप रोड पे गाड़ी चला रहे हो तो पहला एक डाउट कि अगर सर्कुलर टर्न आएगा तो सर्कुलर टर्न के लिए आपको सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अगर वो सेंट्रीपिटल फोर्स आपको मिलता है तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल होगा, नहीं मिलता है तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है भाई। अब हम अगर देखें, कोई बच्चे बोलेंगे कि सर उसका जो वेट है वही सेंट्रीपिटल फोर्स देगा टुवर्ड्स द सेंटर, तो नहीं देगा। क्यों, क्योंकि वेट, जैसे आप गाड़ी ऐसे चला तो वेट लगेगा नीचे, अर्थ की वजह से नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स लगेगा ऊपर, जो नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स वेट को बैलेंस कर लेगा। लेकिन सर्कुलर टर्न इस तरह से आ रहा है, सर्कुलर टर्न जो आ रहा है वो ऐसे आ रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, ठीक है, और एन और एम जी ऐसे लग रहा है, तो कौन प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जो गाड़ी जो आप चला रहे हो और जो अर्थ के सरफेस के बीच में, जो भी रोड है उसके सरफेस के बीच में जो अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन है, जो फ्रिक्शन की वैल्यू है, वो प्रोवाइड करेगा आपको टुवर्ड्स द सेंटर फ्रिक्शन लगेगा। जब फ्रिक्शन टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो देखते हैं मैक्सिमम सेफ स्पीड क्या होनी चाहिए। हमने एक टॉप व्यू बनाया हुआ है, इसमें क्या है, जैसे आपके पास, आप इसको ऐसे समझो, टॉप व्यू आपको ऐसे पिक्चराइज जो किया है, टॉप व्यू हमने आपको जैसे बोला वैसे आप इसको फील करके देखें
कि जब आप गाड़ी चला रहे हो तो वेट mg नीचे और अर्थ जो लगा रही है वो नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स ऊपर, गाड़ी इस तरह कैसे चल रही होती है सर्कुलर टर्न पे 20 स्पीड से, अगर गाड़ी ऐसे मुड़ रही है तो इन सरफेस और इस बाइक के बीच में, आपकी व्हीकल के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कहां वर्क कर रहा होगा, सेंटर की तरफ, जिसका रेडियस r है। तो बेसिकली जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किससे प्रोवाइड हुआ होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन से। लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी मेरे पास Fl, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, mv² बाय रेडियस r, और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा मेरे पास, म्यू इंटू n, और n किसके बराबर होगा, n बराबर होगा mg के, क्योंकि mg को बैलेंस कर ले गए, m से m कैंसल आउट हो गया, यानी जो मेरे पास मैक्सिमम सेफ स्पीड बची Vmax, इसको मैक्सिमम क्या बोल रहे हैं उस पर भी जरा चर्चा करते हैं। तो Vmax की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बेटे, अंडर रूट के अंदर ये आ जाएगी म्यू आर जी, इट्स द मैक्सिमम सेफ स्पीड। मैक्सिमम इसलिए बोल रहे हैं, तो उस लॉजिक को सुनना, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ मेरे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसकी वजह से आ रहा है, फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन की अपनी कुछ सीमाएं हैं, फ्रिक्शन की अपनी कुछ रेंज है, अपनी कुछ लिमिट है। तो जब फ्रिक्शन की अपनी कुछ लिमिट है, यानी इस रेंज मैक्सिमम रेंज तक लग सकता है, तो जितना फ्रिक्शन की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा उसकी भी रेंज होगी। तो इस वजह से ये बोला गया कि चूंकि अगर फ्रिक्शन की वैल्यू को 0 कर दूंगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 0। कहने का मतलब ये वो मैक्सिमम स्पीड है जहां तक फ्रिक्शन आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा और आप स्किड नहीं करोगे, सर्कुलर मोशन करके आराम से इजिली सर्कुलर टर्न के बाद निकल जाओ। अब मान के चलो अगर आप इससे ज्यादा स्पीड करते हो तो आप स्लिप हो जाओगे, ठीक है। दूसरी बात, यह सर्कुलर मोशन सीज हो जाएगा, क्योंकि वह सेंट्रीपिटल फोर्स आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएगा फ्रिक्शन, क्योंकि वो खुद उसके लिए भाई कैपेबल नहीं होगा। अगली बात, अगर इस स्पीड से कम स्पीड आप रखते हो तो कोई समस्या नहीं है, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग नेचर भी होता है कि मैक्सिमम वैल्यू अपनी लिमिटिंग वैल्यू से कम वैल्यू को एडजस्ट कर लेगा, हल्का फुल्का एडजस्टमेंट कर लेगा, उससे ज्यादा ले जाओगे उसकी रेंज से तो एडजस्ट नहीं कर पाएगा। सो इट्स द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम सेफ स्पीड इन विच द लेवल रोड पे आपका जो फ्रिक्शन के बीच फ्रिक्शन है वो ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में म्यू है, तो मैक्सिमम सेफ स्पीड की वैल्यू ये है। चलो अगली बात देखें। अब बात आती है कि कई बार ये देखने में आया हुआ है कि फ्रिक्शन है अकेला 100% उतना कैपेबल नहीं होता कि सर्कुलर टर्न पे बहुत इजीली कर पाए, ठीक है। हमें एक कोई और कंपोनेंट भी चाहिए होता है जिस वजह से सर्कुलर टर्न की अगर मैक्सिमम सेफ स्पीड बढ़ाना चाहें तो, जैसे मान के चलो हम एग्जाम के लिए जा रहे हैं, लेट हो गए, तो थोड़ी स्पीड ज्यादा रहनी पड़ेगी हमको अपनी बाइक की। जब स्पीड अगर ज्यादा रखनी है तो हमें मैक्सिमम सेफ स्पीड बोलती है कि बस इतना ही स्पीड से होना चाहिए काम। अब आप स्पीड से ज्यादा जा रहे हैं तो डेफिनेटली करेंगे, एग्जाम तो छूटेगा आपका। तो क्या किया जाए, अगर हम मैक्सिमम सेफ स्पीड बढ़ाना चाहते हैं सर्कुलर टर्न पे, तो हमें कुछ ना कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हो वो उसको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। अब क्या किया जाए, तो हमने क्या किया, रोड के आउटर एज को, जैसे रोड अभी हॉरिजॉन्टल थी उसके आउटर एज को इंक्रीज कर दिया, थीटा एंगल पे इंक्लाइन कर दिया। इसके इंक्लाइन करने से क्या हुआ, इसके इंक्लाइन करने से ये हुआ कि जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स यहाँ लगता, वो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स भी कहीं ना कहीं एक सेंटर की तरफ अपना भाई रोल प्ले करना स्टार्ट कर देगा। यूं कह दीजिए इसका कंपोनेंट सेंटर की तरफ भी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके कंपोनेंट की वजह से और जो फ्रिक्शन लग रहा था उसकी वजह से दो चीजें मिलकर एक साथ आपको आप सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे। जब आपको दो चीजें एक साथ सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे, दो फोर्स एक साथ सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे, तो आपकी स्किड होने की, आपकी स्लिप होने की टेंडेंसी कम हो जाएगी और मैक्सिमम सेफ स्पीड आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो वो कितनी हो जाएगी, हमें डेरिवेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं, काम की बात पे आते हैं। मैक्सिमम सेफ स्पीड कितनी हो जाएगी, तो अंडर रूट म्यू आर जी म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा, अंडर रूट म्यू आर जी अपॉन अंडर रूट आर जी म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, आर रेडियस है और टेन थीटा, थीटा जो है एंगल ऑफ बैंकिंग है। तो अब एक चीज समझे इसमें, अब एक चीज देखें, गलत तो नहीं लिखा कहीं, तो इसमें अगर थीटा की जगह 0 पुट कर दूं तो लेवल रोड बन जाएगा। पुट करके देखो, थीटा 0 टेन 0 0, ये 0, तो बचा क्या आपके पास अंडर रूट म्यू आर जी, तो वो यही वैल्यू आ जाएगी। ये इस क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट में कोई डाउट। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, रेडियस की वैल्यू दे देगा, म्यू की वैल्यू दे देगा, पुट करोगे आंसर बता पाओगे। आगे बढ़े बेटा, चलो अगला कॉन्सेप्ट सीखो। हाँ बेटा, तो कॉन्सेप्ट क्या है, अगला कॉन्सेप्ट है सिलिंड्रिकल रोटर। ये सिलिंड्रिकल रोटर क्या चीज होती है, क्या होता है, आप ऐसे मानो कोई ये सिलिंड्रिकल मशीन है जिसका रेडियस आर है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमाया जाता है। क्वेश्चन ये पूछा गया कि मेरे को इस रोटर को कितनी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमाया जाए, कि अगर मैं इस रोटर के अंदर m मास का पार्टिकल कोई इसके सरफेस पर मैं छोड़ दूं रख के ऐसे, तो वही बना रहे, रेस्ट में बना रहे, इक्विलिब्रियम में बना रहे, वो नीचे ना गिरे। चलो,
तो हमें को एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कैलकुलेट करनी है। तो पहली चीज हम जानते हैं वो कर लें। अगर ये सरफेस रफ है तो ठीक है, पहली चीज को अगर इसमें से इक्विलिब्रियम में रहना है तो फ्रिक्शन कंपलसरी होना चाहिए। ठीक है, अब वो फ्रिक्शन यहाँ इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं प्रोवाइड करेगा, लेकिन फ्रिक्शन इस ऑब्जेक्ट में होल्ड करके रखेगा। तो देखो ये अपने वेट की वजह से किधर आना चाहेगा, mg वेट की वजह से, अगर इस ऑब्जेक्ट का मास m है तो, और इसके बीच में अगर फ्रिक्शन है सरफेस में और इसको यहाँ रेस्ट में रहना है सरफेस पे, तो ये फ्रिक्शन F लगना चाहिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब बात आती है कि इसको अगर रोटेट कराना है तो इस ऑब्जेक्ट को, चूंकि सही अगर ये रोटर सर्कुलर मोशन करेगा तो ऑब्जेक्ट ही सर्कुलर मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, तो इन सरफेस और इस ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स होगा ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स उसके अपोजिट में क्या लगा दोगे मेरे बेटे, एम ए, या यूं कह दो यही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो मैं ये क्या लगा दूंगा, mv²/r। चलो अब मैं क्या करूं इसमें, तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, अगर इस ऑब्जेक्ट को रेस्ट में रहना है तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू कितनी होनी चाहिए, mg से ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए, तभी तो बैलेंस रहेगा ऑब्जेक्ट। एफएल क्या होता है मैं जानता हूं, लिमिटिंग केस में म्यू एन ग्रेटर देन इक्वल टू mg। एन की वैल्यू कितनी है, तो म्यू एन की वैल्यू कितनी है, एन किसको बैलेंस कर लेगा, mv²/r को, अरे एन किसको बैलेंस कर लेगा, mv²/r को, तभी तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। यूं कह दो एन ही तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, तो म्यू और ये m, अगर मेरे को एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तो mv²/r मत लिखो, इसको m ω²r लिख लो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mg, m से m समासम हो गया, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, ω² ग्रेटर देन इक्वल्स टू g बाय, और ये क्या हो जाएगा म्यू इंटू r। तो जो ओमेगा की वैल्यू है मेरे बेटे, ओमेगा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर g/म्यू इंटू r। अब इससे ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए, तो मिनिमम कितनी वैल्यू हो सकती है लिमिटिंग केस में, तो ओमेगा मिनिमम जो ओमेगा हो सकता है वो इतना हो सकता है। कहने का मतलब क्या हुआ, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम एंगुलर वेलोसिटी आप दे दोगे इस रोटर को तो ये डेफिनेटली ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाएगा। देखो इस कॉन्सेप्ट को, इसमें कोई डाउट हो तो पूछो, आगे बढ़े बेटा। तो देखो अगला कॉन्सेप्ट, हाँ बेटा क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्वेश्चन में ये बोला गया, आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये बोला जैसे मान के चलो एक स्ट्रिंग बनी हुई है मेरे पास जिसकी लेंथ L है, शुरुआत में ये स्ट्रिंग इस तरह से थी, इसमें m मास बना हुआ था, ये ऑब्जेक्ट यहाँ था, हमने इस m मास को बांध के स्ट्रिंग को रोटेट कर दिया हॉरिजॉन्टल प्लेन में, स्ट्रिंग ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में उसको रोटेट कर दिया, ठीक है। तो जो m मास है ये पीरियोडिक मोशन करने लगा, ठीक है। जैसे ही पीरियोडिक मोशन करने लगा यानी पीरियोडिक सर्कुलर मोशन करने लगा। अब आपसे ये पूछा इसमें कि जो ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका टाइम पीरियड क्या होगा, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, ये पूछा हमसे। तो एक चीज समझे इसमें कैसे कैलकुलेट करें, ये स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ है, स्ट्रिंग मासलेस है, ठीक है। अब मेरे को कैलकुलेट करना है, तो मैं जानता हूं अगर इसको पार्टिकल को जो चीज दिखाई दे रही पहले वो लगा दो mg। अगर ये रोटेट करेगा तो सबसे पहले रस्सी है, रस्सी स्ट्रिंग है तो टेंशन टी आएगा, अगर टेंशन टी आएगा टेढ़ी मेढ़ी चीजों को रिजोल्व करते हैं, इसका एक कंपोनेंट ये एक कंपोनेंट टी, मान के चलो जिस रेडियस में रोटेट करेगा ये रेडियस r है, जिस रेडियस में रोटेट करेगा, और अगर ये t है तो ये थीटा, तो ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा मेरे बेटे, ये हो जाएगा टेंशन टी कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा टी साइन थीटा। सर्कुलर मोशन क्यों करेगा, क्योंकि टेंशन का टी साइन थीटा वाला कंपोनेंट इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जिधर फोर्स उसके अपोजिट में क्या लगा दोगे एम ए, यानी mv²/r, तो mv²/r। अब क्या करें, जो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे बैलेंस कर दें, तो टी साइन थीटा जो है मेरे बेटे, टी साइन थीटा ये क्या प्रोवाइड कर रहा है मेरे को, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो mv²/r। और टी कॉस थीटा क्या कर रहा है, तो टी कॉस थीटा जो है ये वेट को बैलेंस कर ले रहा है, mg को बैलेंस कर रहा है। अगर मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं, टाइम पीरियड निकालना है मेरे को, तो टी ये कैपिटल टी तो टेंशन है, ये टाइम पीरियड नहीं है, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा मेरे बेटे, ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू m से m समाशम हो गया, ये आ गया मेरे पास v²/rg। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, v की वैल्यू आ गई मेरे पास अंडर रूट के अंदर r इंटू जी इंटू tan थीटा, इट्स द वैल्यू ऑफ v। स्पीड की वैल्यू आ गई, मेरे को टाइम पीरियड निकालना है, तो मैं जानता हूं टाइम पीरियड क्या होता है, तो टाइम पीरियड t इक्वल्स टू क्या होता है 2πr/v, 2π/ω होता है टाइम पीरियड, v इक्वल्स टू ω/r, तो ओमेगा की जगह पुट कर दिया मैंने v/r, तो ये मेरे पास टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा 2πr/v, कितना है मेरे पास √rg tan थीटा, √rg tan थीटा मेरे पास ये वैल्यू है। अगर ये चेक करूंगा तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 2π अंडर रूट के अंदर r अपॉन और ये g tan थीटा,
आर से इसे कैंसिल किया, आर बाई जी टेन थीटा, ये वैल्यू आ गई। टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो टी इक्वल्स टू 2 पाई। या तो आंसर यहाँ लिख के छोड़ दो, लेकिन रेडियस मेरे को दिया नहीं था, इसका रेडियस नहीं दिया तो वो एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो 2 पाई, ये कितना हो जाएगा, ये मेरे पास आर बाय और जी, इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा, और ये कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। अगर रेडियस दिया है तो बहुत अच्छी बात है, इसका रेडियस, पार्टिकल का रेडियस दिया है, और नहीं दिया तो एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल देखो बेटा ध्यान से, ये राइट एंगल ट्राइंगल देख लो। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा निकालू, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आर बाई एल, आर बाय एल, ये आ गई मेरे पास वैल्यू। तो साइन थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, या ऐसे देख लो, उसमें आर बाय साइन थीटा की जगह लिख दूंगा, तो सीधा सीधा ये मेरे को आर बाय साइन थीटा दिखाई दे रहा है, मैं इसकी एल लिख सकता हूँ। तो टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट के अंदर ये हो जाएगा मेरे बेटे एल कॉस थीटा अपॉन जी। इट्स द रिक्वायर्ड टाइम पीरियड। इसको कोनिकल पेंडुलम के नाम से भी जाना जाता है। खैर अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना था, ये इसको कोनिकल पेंडुलम के नाम से भी जाना जाता है। टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाय जी। कोई डाउट हो तो पूछो, नोट करो बेटा इसको, आगे देखो ध्यान से।